लेकिन विश्वास करो मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान। पीछे खड़े हुए 2-4 लोग कारगिल की पारियां जैसे दिखाई दे रहे हैं। और ये हिंदुस्तान का नक्शा और ये लंका, ये रावण संचालन कर रहा है। सीता जी पास में बैठी हुई है, कुंभकर्ण हंस रहा करके, और मैं विभीषण फंस गया इनके बीच में आकर के। थैंक यू, आई लव यू। मैं कवि क्यों बना? मेरे पिताजी चाहते थे तू पुलिसकर्मी बन, पुलिस में भर्ती हो, पर मेरा मन था मैं कवि बनूं। लेकिन मेरे पिताजी नहीं चाहते थे और कहते तू पुलिसकर्मी बन, पुलिस में भर्ती हो। तो मैंने उसे पूछा कि पिताजी मैं पुलिस में भर्ती क्यों करना चाहते हो? तो बोले देख बेटा, पुलिस में भर्ती इसलिए करना चाहता हूं कि थाने में जो व्यक्ति पिट के आता है वो भी पैसे देता है, जो पीट के आता है और वो भी पैसे देता है, दोनों तरफ से आमदनी होती है। क्या रखा है ये कविता विता लिखने में? लेकिन मेरा मन नहीं लगा, मैं 2 तरफ से आमदनी नहीं करना चाहता था, एक ही इस तरफ से। ये बहुत अच्छी इन्होंने देशभक्ति की कविता सुनाई। मैं ये देशभक्ति वगैरह नहीं लिखता हूं, न गीत लिखता हूं, न गजल लिखता हूं। क्यों? एक बात बताऊं, ये जो गीत और गजल लिखते हैं इनमें दिमाग नहीं होता है, सच में। ये बिना दिमाग के गीत लिखते हैं और फिर कहेंगे भाइयों इस गीत को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने ये हृदय से लिखा है। मैंने कहा भैया, मैंने कहा फेफड़ों से लिखा है भाई, जो कुछ लिखा है मैंने हृदय से लिखा है। वीर रस का कवि ये सुल्तान आलम मुझसे बोले तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में तुम वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब इन्होंने मुझे चैलेंज किया तो विश्वास करो मैंने बैठे बैठे यहां पर वीर रस की 1 लाइन की कविता लिखी है, 1 लाइन की। संसार में आज तक कोई कवि 1 लाइन की कविता नहीं लिख पाया होगा और न जिंदगी में लिख पाएगा, और लिखी भी लेगा तो मेरा क्या करेगा? 1 लाइन की कविता देख लें। ये अमेरिका, ये चीन और ये रूस क्या करेंगे हमारा? है? विश्वास करो, ये हमें क्या डरना विदेशों से। मेरे मोहल्ले में तो दादा वो है, एक आदमी मेरा मोहल्ले में, उसने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा? तो वो बोला भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। अब बताओ, अमेरिका का बाप तो मेरे मोहल्ले में रहता है, क्या करेगा अमेरिका? उसका बाप मेरे मोहल्ले में है? मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। तो मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है? मैंने कहा कहता है। बोले क्या कहता है? नहीं फूफा। एक लाइन की कविता देख लें सिर्फ पाकिस्तान के लिए। वीर रस का कवि 1-1 घंटा कविता सुनाता है, सिर्फ 1 लाइन देखें कि ए पाकिस्तान तू कुछ भी कर ले अंत में मरेगा। कविता खत्म। सीधी बात है भाई, तुम 1 घंटे में मार रहे हो पाकिस्तान को 1 लाइन में। भाई तुझे तो मरना है, क्यों टकरा है हमसे? 1 लाइन की कविता को घंटों घसीटते हैं। इन्होंने चैलेंज किया इसलिए मैंने 1 लाइन की कविता बनाई। मैं सच कहता हूं। नहीं ये देखो, जिस पाकिस्तान को हमने हर बार क्रिकेट मैच में हराया, तब मैंने 2 लाइन लिखी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान तेरा मुंह तो लफ्सी लायक भी नहीं है, सीरा लायक भी नहीं है, और तू खीर मांगता है। तेरा मुंह तो लफ्सी लायक भी नहीं है, सीरा लायक भी नहीं है, और तू खीर मांगता है। तेरे हाथों से बल्ला तो संभलता नहीं है और कश्मीर मांगता है। तेरे हाथों से बल्ला तो संभलता नहीं है और कश्मीर मांगता है। अब विश्वास करो हम जिंदगी में पाकिस्तान को कश्मीर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मैं तो स्टेशन पर खड़ा था और एक भिखारी आया और मुझसे बोला बाबा 2 रुपया चाहिए। अब मुझे 2 रुपए देने नहीं,
क्योंकि पैसे मेरे, तू होता कौन है लेने वाला। उसने मुझसे कहा बाबा 2 रुपया चाहिए, जब पैसे जेब में ना हो तो मुंह घुमा लो यूं। मैंने मुंह फेर लिया यूं, जब पैसे जेब में नहीं हो ऐसे ही तुम करते होगे। अब मैंने तेरे मुंह घुमाया, अब वो घूम के आया, बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने इधर मुंह घुमा लिया। वो फिर आया, बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने इधर घुमा लिया। बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने 1 घंटे तक नचाया उसे, 1 घंटे नचाया। भाई पैसे मेरे, तू होता कौन है लेने वाला। तो गुस्सा होकर चला गया, बोला मत दे, भाग गया। अब वो पाकिस्तान में ये सब नेता बड़े बड़े क्या कहेंगे, कश्मीर चाहिए तुम इधर मुंह कर लो, फिर इधर से आएंगे कश्मीर चाहिए तुम इधर मुंह कर लो, कश्मीर चाहिए इधर मुंह कर लो, और घंटों तक नचाओ, फिर अंत में कहेंगे मत दे। भाई कश्मीर हमारी है, माला डाल दो तुम। थैंक यू, आई लव यू। ये जो मेरी फोटो खींच रहे हो ना, 2-3 खींचो स्टाइल में ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। और ये जो मेरी फोटो खींच रहे हो ना, इसकी एक बड़ी फोटो बना लेना और अपने बेडरूम में लगा लेना, क्योंकि तुम हर रोज इसी रात पूरी रात घर से बाहर फोटो खींचते हो, तो घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। तुम मेरी फोटो यहां खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। छोड़ गया कैमरा, भाग गया। तो ये पाकिस्तान की बात चल रही थी। दादा विश्वास करो, हम पाकिस्तान को कश्मीर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मैंने 2 लाइन और लिखी कि पाकिस्तान हम क्यों नहीं दे सकते हैं कि कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे। कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे, और कश्मीर तुझे दे देंगे पाकिस्तान, तो हनीमून का तेरे घर में मनाएंगे। हम कश्मीर नहीं दे सकते। आप विश्वास करो, ये अमेरिका और ये पाकिस्तान क्या है। मैंने तो आतंकवाद के विरोध में 2 लाइन लिखी, मैंने 2 लाइन 4 लाइन कि ए ओबामा ए जॉर्ज बुश, सिर्फ 4 लाइन है, ये आतंकवाद खत्म। ए ओबामा ए जॉर्ज बुश, तुमने मिलकर इराक कर दिया पुश, तो मन में हो रहे हो बहुत खुश, मगर ए ओबामा ए जॉर्ज बुश भूल से जो भारत में गए घुस, तो तुम्हारी खाल में भर देंगे भुस। इससे अच्छी लाइन हो ही नहीं सकती। अब वास्तव में मैं टेंशन का कभी नहीं हूं, मैं टेंशन नहीं देता हूं। ये टेंशन बहुत बुरी चीज होती है। एक आदमी अच्छा खासा अपनी छत पे घूम रहा था, अच्छा खासा, एक आदमी आया उसे टेंशन दे गया, नीचे खड़े होकर के ऊपर को मुंह किया और बोला फूल सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अच्छे खासे को टेंशन दे गया। अब फूल सिंह नीचे उतरा, टेंशन में जल्दी जल्दी उतरा झीने से। जब 3री मंजिल पर आया तो फूल सिंह को होश आया कि मेरे तो कोई लड़की नहीं है, मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं। और जब 2री मंजिल पर आया तब उसे होश आया मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और जब सबसे नीचे मंजिल पर आया तब उसे होश आया मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है। तो ये टेंशन, हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप विश्वास करो, बुढ़ा मरा पड़ा है, बुढ़ा मरा पड़ा, बुढ़िया रो रही है, बुढ़े की छाती पीटी के मर गया रे, कुछ नहीं किया गया, मर गया। एक बोल सुना जा, जिंदा हो जा, एक बोल सुना जा। और बुढ़े की छाती पर इतनी जोर से हाथ मारे, बुढ़ा न मरे तो मर जाए, जोर से मर गया रे,
मर गया रे, कोई जिंदा कर दो, एक बोल सुना जा और अपनी छाती पर बुढ़िया धीरे से मर गया रे, कोई जिंदा कर दो, मर गया। एक महात्मा आया, ए बुढ़िया तू कहे तो बुड्ढे को अभी जिंदा कर दूं, भूल के भी मत करना, बड़ी मुश्किल से मरो। ये तो मेरे लिए 20 साल पहले ही मर चुका था, वो तो अच्छे थे पड़ोसी, सो 2 बच्चे आंगन में खेल रहे मेरे में। मैं जाट हूं प्रधान जी, मैंने मिलिट्री में फॉर्म भरा और जब इंटरव्यू देने गया मैं, तो अधिकारी मुझसे बोला तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कहा भाई क्यों, कि तू कितने साल का है? मैंने कहा मैं हूं 50-55 साल का। बोले शर्म नहीं आती, 50 साल का होके और मिलिट्री का फॉर्म भर रहा है तू? मैंने कहा सरकार अधिकारी शर्म तो तुझे नहीं आती। बोला मुझे क्यों? मैंने कहा सुन, मैं जब से 18 साल का था तब से आज तक फॉर्म भर रहा हूं और तेने लिया ही नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। बोला समझ गया तू कोई जाट है। मैंने कहा सही पहचाना। बोला लेकिन ये बता इंटरव्यू तो कल का है और तू आज क्यों आ गया इंटरव्यू देने? मैंने कहा आज इंटरव्यू देने नहीं आया हूं, मैं तुझे ये बताने आया हूं अब तू मेरे भरोसे मत रह, अब तू मेरे भरोसे मत रहना। बोला जाट है पक्का, अब तो मैं तेरे भरोसे रहूंगा। मैंने क्या रहेगा? बोले युद्ध हो रहा है कारगिल में, जा युद्ध कर और कोई कीर्तिमान स्थापित कर, फिर मेरे पास आना तुझे मैं लूंगा। अब मैं गया, अब जाट तो जाट ठहरे, इधर जाट रेजिमेंट, उधर मुस्लिम रेजिमेंट पाकिस्तान की तरफ से, मुस्लिम रेजिमेंट इधर जाट रेजिमेंट, और ये समाचार दिया सुबह 7 बजे युद्ध होगा। अब वो जाट हैं, वो 9 बज गए बीड़ी पी रहे। एक जाट बोलो मेरी तो पिस्तौल और बंदूक सब धर्मशाला में रह गई हैं, और मुस्लिम रेजिमेंट के जवान सुबह 7 बजे से 12 बजे के भूखे प्यासे आधे मरे गए। कब युद्ध हो, कब हमें ये जाट। जैसे ही 12 बजे और मुझ में बुद्धि आई, मैं गया अपनी राइफल लेकर के और मैंने खड़ा होकर कहा, मैंने कहा शमसुद्दीन खान। वो खड़ा होकर बोला किसने पुकारा? डिशूं। बबरुद्दीन खान किसने पुकारा? डिशूं। नसरुद्दीन खान किसने पुकारा? डिशूं। अलाउद्दीन खान किसने पुकारा? डिशूं। 15 मिनट में 25 ढेर कर दिए। अब वो मुस्लिम रेजिमेंट का जवान बोला पाकिस्तान की तरफ से, ये जैसे हमें मार रहा है नाम लेके, हम भी तो इसे मार सकते हैं। बोले सही है, नाम ले इसका। वो मुस्लिम रेजिमेंट का जवान खड़ा हुआ, सबरस मुरसानी। मैं समझ गया ये मुझे चटका देगा और मैं वहीं झुक गया। आधा घंटा झुका रहा, फिर एक खड़ा हुआ। आधा घंटे के बाद मैंने कहा मुझे किसने पुकारा? वो खड़ा होके बोला मैंने। डिशूं। अब वो अधिकारी बड़ा खुश हुआ मुझसे, वो मान गए, तो ये भाई मान गए, हम कीर्तिमान स्थापित कर दिया। बस अब तू परेड में चला जा, 1 मिनट का काम है, परेड कर चल। मैं गया परेड में, 1000 सैनिक एक लाइन में खड़े हुए। तो वो बोला अधिकारी सावधान आराम। अब मैं ये नहीं जानता बायां पैर कौन सा दायां पैर कौन सा मेरा। अब वो अधिकारी बोला बायां पैर उठा के खड़े होंगे जवान, बायां पैर उठा के खड़े हो। अब मुझे पता नहीं कौन सा बायां दायां, मैंने दायां पैर उठा लिया और यूं खड़ा हो गया। तो अधिकारी बोला ये कौन सा जवान है जो दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है? उसे दोनों पैर दिखाई दे रहे मेरे खड़ा हुआ है। मैंने कहा मैं हूं सर। शाबाश, इधर आ, तू मेरे पास आ। मुझे अपने पास बुलाया, एक माला ली और जवानों से बोला सीखो इससे, साले तुम एक ही पैर से खड़े होती है, दोनों पैर से खड़ा हो जाता है। अब मुझसे बोला अंत में तू जा रक्तदान करके आ, तेरा काम हो गया। मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला कैसे आया? लेकिन डॉक्टर देशभक्ति का जुनून है, मैं देश के लिए खून दूंगा। डॉक्टर ने मुझे देखा और मुझसे बोला तेरे अंदर खून है ही नहीं, तू खून कहां से देगा? मैंने कहा दूंगा। तो पहले तू फॉर्म भर, रक्तदान का फॉर्म। मैंने कहा ला, मैंने रक्तदान का फॉर्म भर दिया नाम लिख के। डॉक्टर बोला बेड पे लेट गया। एक खाली बोतल लाया, एक नली लाया, एक सिरिंज लगाया। मेरे सिरिंज लगा के नली बोतल में डाल के डॉक्टर मुझसे बोला मैं खाना खाने जा रहा हूं, परसों लौट के आऊं।
मैंने एक डॉक्टर तू परसों लौट के आएगा और मैं मर गया तो? बोले बोतल 3 महीने में भरेगी, 3 महीने में। मैंने कि मान मैं मर गया तो? कि तेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं है। मैंने क्यों? कि देख तूने फॉर्म कैसा भरा है। मैंने कहा दिखा। उसने फॉर्म दिखाया तो प्रधान जी उस बेईमान डॉक्टर ने रक्तदान की जगह प्राणदान का फॉर्म भरवा लिया। तो एक सैनिक जो होता है, श्रद्धांजलि दे रहा हूं चलते चलते, जो सैनिक होता है उसकी अंधी दादी माँ होती है, घर में पत्नी होती है, 4-5 साल का बच्चा होता है। जब वो शहीद होके आता है तो गांव में इतनी अपार भीड़ आई उसके दर्शन करने के लिए, उस अमर शहीद के। मैं भी गया, मैंने देखा, अंग भंग लाश को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कसम खाई थी जिंदगी भर सबको हंसाऊंगा, पर उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने बच्ची से पूछा, बेटा तुम्हारे पापा जी कहाँ गए हैं? तो तोतली भाषा में बच्चा बोला, अंकल जी हमारे पापा जी लाम जी के पास गए हैं। बच्चे की बात को सुन के मैं रोने लग गया, सैनिक की अंधी दादी माँ रोने लग गई, पत्नी रोने लग गई। छोटा सा बच्चा दादी माँ को, पत्नी को, अपनी मम्मी को कैसे चुप करता है, तोतली भाषा में। मैंने 6 लाइन लिखी हैं, छोटा बच्चा और कैसे चुप कर रहा है दादी माँ को। बहुत अच्छा गीत है, एक बार जोरदार सबरस के लिए। बहुत कि प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। देखो मैंने बच्चे की भाषा लिखी है, तोतली। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। आगे बच्चा बोलता है कि जिस धरती पर पैदा हुए उसकी माटी बलिदानी है। दुनिया की ताकत हार गई, भारत का ऐसा पानी है, भारत का ऐसा पानी है। स्वार्थ को जो भी जीते हैं उनकी भी क्या जिंदगानी है। जो मातृभूमि पर मिट न सकी, जो मातृभूमि पर मिट न सकी, वो भी क्या यार जबानी है, वो भी क्या यार जबानी है, जबानी है। हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना, हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। उसके शहीद पिता की तस्वीर टंगी हुई थी। वो अंत में बोलता है, माथे पर तेज चमकता है और प्याली छी तछबीर है। माथे पर तेज चमकता है, प्याली छी तछबीर है। ये है अंकल मेरे पापा जिनका नाम रघुवीर है। ऊंची चोटियों पर कब्जा कर जिसने बचाया कश्मीर है। मैं उसी बाप का बेटा हूँ, मैं उसी बाप का बेटा हूँ। मेरी कितनी बड़ी तकदीर है, कितनी बड़ी तकदीर है, तकदीर है। अंधे न खोना, रोके न धोना, अंधे न खोना, रोके न धोना। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना।